अस्सलाम वालेकुम, बियॉन्ड द लैम्प की नई एपिसोड में मैं हूँ आज आपकी होस्ट डॉक्टर समरा हारून एंड आई वुड लाइक टू वेलकम बुशरा टू द न्यू एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू डॉक्टर समरा फॉर हैविंग मी। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जी, प्रीवियस एपिसोड में उसामा ने बात की रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में और हम सब ने ये जाना कि रिसर्च डिज़ाइन दो तरह की होती हैं, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। सो आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बारे में, जिनको हम इंटरवेंशनल स्टडीज़ भी कह सकते हैं और आम अल्फाज में हम उनको क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं। सो आज हम बात करेंगे इन शॉर्ट इंटरवेंशनल स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, इंटरवेंशनल स्टडीज़ होती क्या है? इंटरवेंशन स्टडीज़ जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इंटरवेंशन स्टडीज़ में हम किसी भी इंटरवेंशन को चेक कर रहे होते हैं। इंटरवेंशन कोई पोटेंशियल ड्रग हो सकती है, कोई मेडिकल डिवाइस हो सकता है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है, कोई बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो सकती है। ये हम इसको ट्रायल क्यों बुलाते हैं? हम ये काफ़ी खौफनाक नहीं लग रहा? जी बिल्कुल, थोड़ा कॉमन नहीं है हमारे लोगों में ये फील्ड और लगता भी है ऐसे, मगर ये बेहतरीन तरीका है ये जानने के लिए कि कोई भी ट्रीटमेंट जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हम चाह रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है या नहीं। और ट्रायल हम इसको इसीलिए कह रहे होते हैं कि इसमें हम एक न्यू ट्रीटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का। सही है। इस तरह लोगों पे तजर्बा करना ठीक है? एक्सपेरिमेंटेशन बहुत से लोग इसको कहते भी हैं और ये ऐसे लगता भी है, पर जैसे हम सब जानते हैं कि इंसानी जान जो है वो बहुत कीमती है और ट्रीटमेंट जो हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हम चाह रहे हैं वो इस मरहले तक आने से पहले उसके ऊपर एक्सटेंसिव स्टडीज़ हो रही होती हैं। एनिमल मॉडल्स में चेक किया जाता है, इन विट्रो इन वीवो स्टडीज़ होती हैं, बिसाइड्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट्स चेक किए जाते हैं जो भी ट्रीटमेंट आ रही है एक ट्रायल में। सो हम एक्सपेरिमेंटेशन इसको नहीं कह सकते, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन हम इसको कह सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स पार्ट ले रहे होते हैं वो रज़ाकाराना शमूलियत होती है उनकी, वो फोर्सफुली नहीं होता कि कोई भी किसी ट्रायल में पार्ट लेता है। ठीक है, ये जानकर मुझे तसल्ली हुई थोड़ी बहुत। तो इलाज अगर जब अप्रूव नहीं हुआ तब फिर भी लोग शामिल होना चाहते हैं स्टडीज़ में? जी बिल्कुल, पास्ट में बहुत सी ऐसी डिजीज़ रही हैं जो लाइलाज होती हैं। सो सब्जेक्ट इस होप के साथ कि किसी हद तक जो है वो उनमें बेहतरी उनकी सेहत में आएगी, वो पार्ट लेते हैं ट्रायल्स में, वो शामिल होते हैं 50-50 चांस होने के बावजूद भी। अच्छा, सही। इंटरवेंशनल स्टडीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कैन देयर बी एन इंटरवेंशन अदर दैन मेडिसिन्स? जी बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि इंटरवेंशन जो है वो आपका कोई ड्रग हो, वो कोई मेडिकल डिवाइस हो सकती है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है, कोई ब्लड टेस्ट हो सकता है, कोई बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो सकती है जैसे पहले मैंने बात की। सो कोई स्लीप पैटर्न फॉर एग्जांपल, अगर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की मैं बात करूं कि वो सब्जेक्ट जो यूज़ टू नहीं है उन स्लीप पैटर्न के, उनके अंदर वो स्लीप पैटर्न इंट्रोड्यूस कराया जाए। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि इंटरवेंशन कोई ड्रग ही हो, इट कैन बी अदर थिंग बिसाइड्स ड्रग। कैन यू गिव अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस? जी बिल्कुल, अगर पीछे हिस्टोरिकली हम जाएं और हम देखें तो बहुत से केमिकल्स ही होते थे जो केमिस्ट जो है वो फाइंड आउट करते थे और अपने पेट्स के ऊपर उसको चेक करते थे, अपने ह्यूमन फैमिली मेम्बर्स पे उनको ट्राई कर रहे होते थे और फिर वो चीज़ प्रैक्टिस में आ जाती थी। 1980s की अगर हम बात करें तो फेनिसिटीन एक मॉलिक्यूल था जिसको लोग ये बिलीव करते थे कि पेन और फीवर रिलीफ करने के लिए यूज़ हो रहा होता था। बट जब क्लिनिकल ट्रायल्स हुए 1940s में तो ये देखा गया कि पैरासीटामोल जो मेटाबोलाइट है फेनिसिटीन का, वो ही एक्चुअली इफ़ेक्टिव मॉलिक्यूल है जो पेन और फीवर को रिलीव कर रहा है। सो तब वो ट्रायल्स होने के बाद से ही हम सब भी यूज़ कर रहे होते हैं पैरासीटामोल जो है वो मार्केट में आ गया और उसको ही पेन और फीवर रिलीफ के लिए यूज़ किया जा रहा होता है वो। Okay, I think that's very interesting. I'm sure many of our viewers don't know how paracetamol came out to be. Can there be an intervention other than medicines? जी बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि इंटरवेंशन जो है वो आपकी कोई ड्रग ही हो, वो कोई ब्लड टेस्ट हो सकता है, कोई सर्जिकल डिवाइस हो सकती है, कोई प्रोसीजर हो सकता है, कोई बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो सकती है। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, स्लीप पैटर्न एक इंडिविजुअल यूज़ टू नहीं है, उनके अंदर एक ऐसा स्लीप पैटर्न इंट्रोड्यूस कराना। सो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ड्रग ही हो, इट कैन बी एनीथिंग बिसाइड्स। Like you said about a blood test, so can you give an example regarding a blood test? जी बिल्कुल, अगर हम हाइपोथेटिकली कंसिडर करें एक ब्लड टेस्ट जिसमें हम हार्ट फेलियर के मार्कर्स को हम चेक कर रहे हों हार्ट फेलियर होने से पहले, सो ये ब्लड टेस्ट इसको हम कह सकते हैं कि इट कैन बी इंटरवेंशन। Okay, so that's very interesting, Bushra. I would like to tell my viewers that we're taking a stepwise approach in introducing the process of clinical research in the videos that we're producing in the Beyond the Lab. So we mentioned outcomes before. Outcomes क्या होते हैं and why are we so interested in outcomes? आउटकम जो है वो हम ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को आसान अल्फाज में हम उसको कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट जो हम चाह रहे हैं उसका नतीजा क्या है बेसिकली। जैसे एग्जांपल प्रीवियसली मैंने कोट की पैरासीटामोल की, पैरासीटामोल क्या है, इंटरवेंशन है हमारा और वो यूज़ हमें किस लिए करना है,
पेन और फीवर को रिलीव करने के लिए. सो दैट इज़ आउटकम. Okay, so that's very interesting, Bushra. What are the differences between interventional and observational studies? ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में हम न्यू ट्रीटमेंट नहीं ट्राई कर रहे होते. जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं उसके ऊपर ही ऑब्जर्व किया जाता है पार्टिसिपेंट्स को, जबकि इंटरवेंशनल स्टडीज़ में हम न्यू ट्रीटमेंट ट्राई कर रहे होते हैं. Previously आपने एग्जांपल दिया ब्लड टेस्ट की. अगर ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम ब्लड टेस्ट करते हैं, कैन दैट बी कंसिडर्ड एज एन इंटरवेंशनल स्टडी? अच्छा क्वेश्चन है आपका. पर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ब्लड टेस्ट है हम वो चेक कर रहे होते हैं, जबकि इंटरवेंशनल स्टडी में एक न्यू ब्लड टेस्ट जो ऑलरेडी यूज़ नहीं हुआ वो जो हम ट्राई कर रहे होते हैं वो इंटरवेंशनल स्टडी में आ रहा होता है. So this is not considered as an interventional कह study. सकते हैं हम इसको. So once a study is done, what is the eventual aim of that study? ठीक है. इवेंचुअल एम जो है वो स्टडी का बेसिकली एक बेटर ट्रीटमेंट फाइंड आउट करना होता है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंट ट्रीटमेंट है उससे वो कितना सेफ़र है, कितना चीपर है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोट करूँ आपको, लेट्स सपोज ड्रग एक्स है और ड्रग वाई है. ड्रग एक्स जो है वो इफ़ेक्टिव है बट वो अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स दे रही है, और ड्रग वाई जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी सिमिलर है बट वो इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दे रही. सो इस चीज़ की तरफ हम जाते हैं न्यू इंटरवेंशन जब हम ट्राई कर रहे होते हैं कि हम इफ़ेक्टिवनेस बेसिकली हम देख रहे होते हैं और हम ये कहते हैं कि वो कितना चीपर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट ट्रीटमेंट प्लान है उससे. ठीक है. सो हाउ आर ट्रायल्स कैरिड आउट? ट्रायल्स जो हैं वो स्पेसिफिक डेडिकेटेड एरियाज़ में होते हैं जिनको क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बोलते हैं. ये विद इन हॉस्पिटल होते हैं, ये क्लिनिक्स में भी हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट के होम में भी हो सकते हैं. Okay, so and what are the different phases of the clinical trials? क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं उसके 4 डिफरेंट फेजेस हैं. डिफरेंट फेजेस की अगर हम बात करें, फ़ेज़ 1 में जो है वो सेफ़्टी चेक की जाती है, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज हम चेक करते हैं, और स्मॉलर नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स में वो फ़ेज़ होता है 20 to 100 अगर हम नंबर को कोट करें. और फ़ेज़ 2 जो है उसमें हम एफिकेसी चेक कर रहे होते हैं. नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो हैं उनको भी हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 100 to 300 हम कह लें. और फ़ेज़ 3 जो है उसमें लार्जर पॉपुलेशन में वो चेक किया जाता है, मल्टी सेंट्रिक होती हैं फ़ेज़ 3. और फ़ेज़ 4 जो है पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस फ़ेज़ इसको हम कहते हैं, उसमें हम साइड इफ़ेक्ट्स ड्रग के चेक कर रहे होते हैं. सो इन शॉर्ट ये डिफरेंट 4 फेजेज़ हैं. ट्रायल्स की हम बात करें तो कौन इन ट्रायल्स में शामिल हो सकता है? इंटरवेंशन स्टडीज़ में जैसे हम बात करें कि इंटरवेंशन स्टडी में हम एक न्यू ट्रीटमेंट प्लान चाह रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उसको जिस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट हम चाह रहे हैं वो डिज़ीज़ वो होना ज़रूरी है. और इसके अलावा हर प्रोटोकॉल का स्पेसिफाइड इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है, वो भी फुलफ़िल करना उस सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है. अगर तो कोई पार्टिसिपेंट इंक्लूजन क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा सो वो पार्ट नहीं ले सकता उस ट्रायल में. And we will talk about inclusion and exclusion criteria in another episode of this podcast. So is there anyone who can be left out in the trial? जी बिल्कुल. यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनको ट्रायल्स में इंक्लूड नहीं किया जाता, और एज ग्रुप हर प्रोटोकॉल की स्पेसिफाइड होती है, बट प्रैक्टिस यही रही है कि 18+ में जो है वो ट्रायल्स में 18+ एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स को इंक्लूड किया जाता है. और कोविड एरा में जिस तरह अब हम कोविड ट्रायल्स हो रहे हैं तो उसमें जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को मोस्टली एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि कम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें और साइड इफ़ेक्ट्स तो वो भी हो सकते हैं. सो इसलिए. Are there different types of trials as well? यस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल. अगर मैं कोट करूँ तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, सिंगल आर्म इंटरवेंशन स्टडीज़ हैं, क्लस्टर रेंडमाइज ट्रायल्स हैं, क्रॉस सेक्शनल इंटरवेंशन स्टडीज़ हैं. सो ये फ्यू एग्जांपल्स हैं डिफरेंट ट्रायल्स की. Okay, so like we touched on before regarding कि इंसानी जान बहुत कीमती है, right? So are there any ethical considerations that we need to consider in trials? जी बिल्कुल. विदाउट एथिक्स क्लिनिकल रिसर्च जो है वो हम कह सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं है उसमें. जैसे पहले हमने जिक्र किया कि इंसानी जान बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर स्टडीज़ होती हैं. सो एथिक्स बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है रिसर्च में, और कंसिडर करना चाहिए इसको. और हम सब्जेक्ट जिनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उनका प्रॉपर ICF होता है जिसको हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म होते हैं, जिसमें बोलते हैं प्रॉपर प्रोटोकॉल के बारे में उस इंडिविजुअल को आगाह किया जाता है, पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स के बारे में सब्जेक्ट्स को बताया जाता है कि जिस ट्रीटमेंट को वो लेंगे ट्रायल में शामिल होने के बाद
सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनका प्रॉपर लिया जाता है। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में जैसे प्रीवियसली बात की डॉक्टर बिलाल ने, सो रेफ़र आप उस वीडियो को भी कर सकते हैं डिटेल के लिए। सो या एथिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। Okay, so usually there is an issue of compliance because the studies are so long term. So how do we overcome these problems? बिल्कुल कंप्लाइंस के इश्यूज़ होते हैं, बट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो है वो सब्जेक्ट की प्रॉपर उसको एजुकेट करना, बिसाइड्स रेगुलर टेलीफोनिक फॉलोअप्स, सब्जेक्ट के होम विज़िट्स, और साथ ही हम सेफ़्टी को भी चेक कर रहे होते हैं सब्जेक्ट की कि वो उसको कोई हार्म तो नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो ट्रायल जो है उसको अपने स्पेसिफाइड जो टाइम फ्रेम है उससे पहले रोक भी दिया जाता है। बट मेन हमारा मकसद ये है कि सब्जेक्ट की सेफ़्टी और एफिकेसी को ही हमारा मेन चीज़ होती है जिसको हमने अपने माइंड में रखा होता है कि हाँ Okay. होनी चाहिए। What is the most practiced trial design that we use in Pakistan? मोस्ट प्रैक्टिस डिज़ाइन जो है वो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, जिसमें सब्जेक्ट को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में हम ले रहे होते हैं। एक सब्जेक्ट जो है उनको हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और सेकंड ग्रुप जो है उनको हम प्लेसिबो दे रहे होते हैं। प्लेसिबो जो है वो होता तो इंटरवेंशन जैसा ही है दिखने में, बट उसका कोई अपना एक्टिव रोल नहीं होता। थ्रू साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म वो रिलीफ दे रहा होता है। Why is it why is it randomly assigned? रेंडमली असाइन इसलिए हम करते हैं कि बायसनेस को मिनिमाइज़ किया जाए और ये अपनी विलिंगनेस पे ना हो कि किस सब्जेक्ट को ट्रीटमेंट जानी है और किस सब्जेक्ट को प्लेसिबो जानी है। सो इसलिए रेंडमली असाइन। How do we, I'm pretty sure some of our viewers have the same question. How do we make sure that they are randomly assigned? अच्छा, इसके लिए प्रॉपरली डिज़ाइंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एक नंबर जनरेट करता है और उसके थ्रू हम ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट को जो है वो इंटरवेंशन जा रही होती है और किस सब्जेक्ट को प्लेसिबो जा रही होती है। Okay. You mentioned before that there's usually 2 groups, right? Is it why specifically 2 groups, or can it be more? जी बिल्कुल, 2 ग्रुप्स में हम इसलिए कर रहे होते हैं कि एक को हम ट्रीटमेंट और प्लेसिबो दे रहे हैं। 3 भी हो सकते हैं, मगर उस तरह से चीज़ें जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती हैं और फिर पॉपुलेशन साइज़ भी हमें इंक्रीज़ करना होता है। सो यूजुअल प्रैक्टिस यही है कि 2 ग्रुप्स में हम उनको कंसीडर कर रहे हैं। Previously you mentioned placebo, right? Placebo क्या होता है? अच्छा, प्लेसिबो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि उसका कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें नहीं होता। दिखने में वो इंटरवेंशन जैसा ही होता है। अगर हम उसकी स्मेल की बात करें या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोट करूँ, कुछ इंटरवेंशन हमारी पाउडर फॉर्म में होती हैं, सो उनकी शेप, कलर और टेक्सचर वो सिमिलर ही होता है प्लेसिबो का इंटरवेंशन से जैसा ही, बट उसका अपना कोई रोल नहीं होता। ट्रीटमेंट जो है वो डिज़ीज़ जो है उसको क्योर करने में उसका अपना कोई रोल नहीं है, बट वो थ्रू साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म जो है वो रिलीफ प्रोवाइड कर रहा होता है। And when we're not using placebo, what is the standard of care? स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट ट्रीटमेंट प्लान है वही दैट कैन बी स्टैंडर्ड ऑफ केयर। Okay. Can you give an example of a placebo controlled study? जी, एक स्टडी को हम ले लें जिसमें इन्वेस्टिगेटर जो है वो एक ग्रुप को इंटरवेंशन दे रहा है, दैट इज़ एस्पिरिन, और एक को जो है वो प्लेसिबो दे रहा है। सो उनमें हम फिर आउटकम चेक करेंगे कि एस्पिरिन देने के बाद उन इंडिविजुअल्स में फ्यूचर में सेरिब्रोवैस्कुलर इवेंट्स हुए हैं या नहीं हुए। सो बेसिकली हम आउटकम को देखेंगे। Right. So once we're done with the study, who analyzes the data? जी बिल्कुल, डाटा जो है उसके लिए प्रॉपर टीम होती है और टीम के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, डाटा स्टैटिशियंस होते हैं, डाटा साइंटिस्ट होते हैं जो उस डाटा को जो है वो एनालाइज कर रहा होता है एंड पॉइंट्स फाइंड आउट करने के Okay. लिए। Are there any specific intervals or set points where the data is analyzed? जी बिल्कुल, प्रॉपर सेट पॉइंट्स होते हैं और ये प्री प्लान्ड होते हैं जिसमें डाटा को जो है वो एनालाइज किया जाता है, और अगर कोई हार्म ऐसा फाइंड आउट हो कि सब्जेक्ट को हुआ है वो इंटरवेंशन देने के बाद, तो स्टडी जो है उसको अपने टाइम से पहले ही वो रोक दिया जाता है। Sure, we can talk about this in another podcast. Can the trials be done in a single center institution, or do they have to be in multi-centered? ट्रायल सिंगल सेंटर्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेंटर भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। Okay. What kind of interventional studies are done in Pakistan? कोविड एरा से पहले इतना कॉमन नहीं था पाकिस्तान में ये फील्ड, बट जब से कोविड की एक वेव आई है तब से पाकिस्तान में जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स भी प्रैक्टिस ज़्यादा हो रहे हैं और डिफरेंट उस पे हो रहे हैं। इस्लामाबाद में हो रहे हैं, पेशावर में हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं। So it's an emerging field. कि जी बिल्कुल इमर्जिंग फील्ड है और कोविड एरा के बाद ज़्यादा
प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है इनकी, और बेसिकली जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में हो रहे हैं, मेडिसिन और सर्जरी की। Thank you so much, Bushra, for taking part in this episode today. थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर समरा। We have learned a lot today, but if our viewers have any other further questions, you can write to us at beyondtheresearch@gmail.com, or if you have any suggestions for further topics that we should cover, you can mention that in the comments or write to us on our Gmail account. And until our next video, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।